हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपके पीजी सर लेके आए हैं 11 का लेसन नंबर 4। मैंने ऑलरेडी बताया था कि फर्स्ट और सेकंड लेसन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, लास्ट के लेसन भी प्लेलिस्ट में है, बस बचा थर्ड लेसन। ये लेसन कंप्लीट करवाने के बाद हम चले जाएंगे थर्ड लेसन पे। कंटिन्यू करते रहो, आपके पीजी सर एंड गिरी ट्यूटर की पूरी टीम आपके साथ है। गाइज, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस गिरी ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के वीडियो लेक्चर्स है। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके जो भी रिलेटिव होंगे जिस क्लास में उनको वीडियो शेयर कर सकते हो। गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूं कि हो सकता है इस साल बहुत सारे जो टॉपिक होंगे वो कैंसिल होंगे, उसमें से ये टॉपिक ये भी है कि कैंसिल है। बट अगर मैं बोलूं कि आपको आगे जाके जेईई नीट अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपको रिड्यूस पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है। इसीलिए मैं पूरा 11th के सभी चीजों को करवा रहा हूं, मैं रिड्यूस पोर्शन पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, सो आपको सभी चीज आना चाहिए। गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये 11th में ऑलरेडी दिया हुआ है, हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बट सिलेबस में दिया हुआ है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूं, तो मुझे बताना जरूरी है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हर क्लास का अलग अलग टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके ज्वाइन करो और हक से मांगो। गाइस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी हमने देखा था कि एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट। रिमेन इन अ स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक बताओ, कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर मान लो अब मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं रेस्ट में हूं, अब तक अगर मेरे पे कोई आके पीछे से अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक मैं मोशन में आने वाला नहीं हूं। और अगर मैं मोशन में हूं जब तक मुझ पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होगा तब तक मैं रेस्ट में आने वाला नहीं हूं। अगर स्टेट को चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होता है, उसके बिना उसका स्टेट चेंज नहीं होता। तो एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ओके, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, उसी स्टेट में रहेगा। अब आपके बुक में एक इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑलरेडी दोस्तों यही है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मतलब कंटिन्यू जिस मोशन में रहेगा उसी मोशन में रहेगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये न्यूटन बाबा ने बताया था, तो 10 मीटर पर सेकंड ही होगा जब तक हम कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अब बोलोगे सर मैं अगर ये पेन फेंकता हूं, ये मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक्सप्लेन किया, पर टॉपिक वाइज में जा रहा हूं तो मुझे बताना जरूरी है। अगर ये मैं पेन को फेंक रहा हूं, ये पेन मोशन में चला गया, अगर दोस्तों यहां कोई फोर्स नहीं होता, जैसे ग्रेविटी ये सब नहीं होता, तो ये मोशन में ही रहता, ये चेंज नहीं करता अपने स्टेट को। बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसके कारण ये रेस्ट में आ जाता है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही होता। तो यही इंपॉर्टेंस है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अब चलते हैं हम सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ क्या है हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, और इसके थ्रू हमें ये इक्वेशन मिलता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो हम ये इक्वेशन आपको करवा के दिखा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, फोर्स इज, आपको ये कलर दिख नहीं रहा होगा तो हम कलर चेंज कर देते हैं। आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, तो आप भी थोड़ा करो, आप यही करो कि बस सपोर्ट करो और कुछ मत करो। हम ले लेते हैं येलो कलर, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखो गाइस, यहाँ यही लिखा हुआ है, मैं इसी तरह कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मींस मोमेंटम मींस क्या होता है, चलो बता देता हूँ। मोमेंटम मींस, ये रेड कलर फिर से आ गया। ओमकार सर, रेड कलर मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, दिख रहा है क्या? बट क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम कलर चेंज कर देते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, mv माइनस mu अपॉन t। ओके गाइस, ऑलरेडी आपने मोमेंटम के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब गाइस हम क्या करेंगे बताता हूं, ये इक्वेशन कहां से आया। m दोनों में से कॉमन और अंदर बचा v माइनस u अपॉन t। ओके, गाइस अब v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है हमारा? एक्सेलरेशन, ये भी हमने पढ़ा था। चेंज इन वेलोसिटी, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पता है, तो ये v माइनस यू ऐसा लिख सकते हो, बट v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a। हमने a पुट कर दिया।
अब जब भी हमें प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हमें दो चीजें लिखनी पड़ेगी, इक्वल और कांस्टेंट। ओके, सो यहां कांस्टेंट इक्वल टू, यहां बट के इक्वल टू, हम कांस्टेंट इक्वल टू 1 ले रहे हैं, इसलिए हमारा फाइनल इक्वेशन हो जा रहा है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो कहने का मतलब मैं बताता हूं कि जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों चीजें बढ़ना या दोनों चीजें कम होना। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज्यादा फोर्स कम करेंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, और इसी का इंपॉर्टेंस है और इसी के थ्रू हमें इक्वेशन मिलता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो गाइज बढ़ते हैं हम थर्ड लॉ की तरफ, और लास्ट 1 मिनट हम इसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो बहुत प्यारा है। जितना आप प्यार हमें करोगे, जितना आप प्यार दिखाओगे उतना प्यार मिलेगा। ओके, पर ये थोड़ा गलत, अगर कम प्यार भी दिखाओगे तो भी हमें प्यार दिखाना ही पड़ेगा, बट इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा तो मजा ज्यादा आता है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप सामने वाले किसी बच्चे को थप्पड़ खींच के मारते हो सकता है बड़े हो, बट अगर हाथ से नहीं दिखा सकता पर आंखों से जरूर दिखाएगा या आंसुओं से जरूर दिखाएगा रिएक्शन। आप एक्शन कर रहे हो, सामने से रिएक्शन मिलेगा, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसके इंपॉर्टेंस क्या है मैं बता देता हूं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ही लाइन में होता है बट डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट होता है। आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन होता है दोनों का, जो एक्शन और रिएक्शन। जैसे मान लो, चलो मैं बता देता हूं, ये रॉकेट है, रॉकेट, तो ये ले लेते हैं हम। ओके, सो गाइस यहां से हम पेन ले लेते हैं। ओके, सो गाइस अब मान लो ये हमारा अर्थ है, राइट। सो गाइस ये हमारा, ये पेन चल नहीं रहा है, ये ओके। सो गाइस मान लो ये रॉकेट है, ये अच्छा खासा रॉकेट है, ये रॉकेट हमने बना दिया, इसने सामने से एक्शन दिया इस डायरेक्शन में, और अर्थ भी क्या देगा उसको, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो डिफरेंट बॉडी पे होता है। देखो एक्शन यहां हो रहा है, रिएक्शन यहां हो रहा है। ओके, तो दोनों डिफरेंट बॉडी पे होता है, दोनों डिफरेंट बॉडी पे हो रहा है, यही इसका इंपॉर्टेंट है। और बहुत सिंपल है गाइस, ये मैंने बता दिया, बस एग्जाम में इतना ही लिखना है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहां हमारा खत्म होता है ये टॉपिक। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड अपने पीजी सर एंड गिरी ट्यूटर की पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए भेजो, रिलेटिव जितने रिलेटिव होंगे, फ्रेंड्स होंगे, भेजो। ओके गाइस, तो मिलते हैं, जय।